अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ जॉन एलिया साहब जो कि एक बहुत ही मारूफ शायर हैं उनके एक खूबसूरत से शेर के साथ करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। तो एक शायर के पास ये क्या कमाल का वस्फ होता है कि वो बहुत बड़ी बात एक मुख्तसर से शेर में और पैराए में बयान कर देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक अजीम शायर को मदऊ किया है, इल्मी शख्सियत हैं। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब। आप शायर हैं, कॉलम निगार भी हैं, आप सदर हैं दबस्तान सुखन के। आपकी कई किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं, उनमें काबिल ज़िक्र ख्वाब देखते रहना और ये गीत मेरे हैं। इसके अलावा आप मौसीक़ार भी रह चुके हैं और सदर हैं अंजुमन मौसीक़ारान पाकिस्तान के भी। तो हम अपने मौज़िज़ मेहमान जनाब ग़ुलाम अली वफ़ा साहब को अपने वीनस स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से मुखातिब भी हो सकूँ, आपसे भी तारुफ हो सकूँ। जी अच्छा वफ़ा साहब, आपका नाम जैसे कि ग़ुलाम अली वफ़ा है, आपके नाम की तरह मैं ये देख रही हूँ कि आपकी किताबें, आपका काम, आपके काम से भी आपकी बड़ी वफ़ा है। तो अदब में आपने किस वक्त पहला कदम रखा और ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ? अदब का सिलसिला ये है कि एक तो ये कि ये मेरा ख़ानदानी शौक़ भी है। मेरे वालिद साहब भी, मैंने पेशावर शायर तो नहीं थे लेकिन कभी कभार शेर कर लेते थे, लेकिन मेरे दादा बड़े शायर थे, हिंदी और राजस्थानी ज़बान के। अच्छा। इसमें उन्होंने बड़ा कलाम लिखा है और ऐसा लिखा है कि बेमिसल कलाम है। तो इसलिए वो औरों में तो नहीं, वो शायद मुझ पर ही सारा असर आ गया। तो और भाई तो अदब की तरफ नहीं है हम, लेकिन मैं ये बचपन से ही, और फिर वो जो शायरी को तहरीक देने के लिए जो हादसे होते हैं, जी बिल्कुल, वो भी हादसा हो गया तो वो शायरी की तरफ आ गए। अच्छा, पहला शेर आपको याद है वफ़ा साहब कि आपने कब लिखा? हाँ, अच्छा ये आप देखिए कि राजस्थानी ज़बान है मेरी, उर्दू भी नहीं है, लेकिन पहला शेर मैंने यानी गीत राजस्थानी में भी उर्दू में भी, लेकिन एक मुकम्मल गीत, पहला गीत जो है ना वो पंजाबी का लिखा मैंने। अच्छा। वे आजा चन माही मेरे दिल दिया जानिया, एक बारी मिल चन्ना वास्ता में पानी। वाह। तो ये मेरे जो म्यूज़िक हल्के के लोग थे उनको बहुत पसंद आया, और हुआ ये कि वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर का वास्ता रब्ता, वो रेडियो मुलाजिम थे मास्टर शफ़ी साहब, उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने वो, यानी आप यूँ देख लें कि वो मेरे शायर बनने के 3-4 साल के बाद ही मैं रेडियो का परमानेंट शायर हो गया। ये किस सन की बात है वफ़ा साहब? ये मेरा एग्रीमेंट जो हुआ है रेडियो से वो 67-68 में हुआ है। अच्छा, उस वक्त हुआ है। और उस वक्त आपने उस वक्त से लिखना शुरू कर दिया? नहीं, पहले से लिख तो पहले से ही रहा था, लेकिन ये सामने जो ये गीत मुकम्मल एक गीत। जी जी। पहले तो ये कि थोड़ा मतला कह लिया, एक दो शेर कह लिए, फिर किसी और में लग गए, यानी मुस्तकिल मिजाजी उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अच्छा, आज भी नहीं है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फिर भी आपकी बड़ी किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। यूँ ही आ गई ना कि एक तरफ लग गए जी, 2 महीने 4 महीने उधर लगे रहे, फिर कहीं और लग गए। तो इसलिए मेरी जितनी भी ये 6-7 किताबें हैं, एक तो इनमें आप ये देखेंगी कि कोई एक लहजा नहीं है, सही, एक डिक्शन नहीं है। जैसे कि लोगों के हर शायर के तकरीबन, यानी शेर सुनते ही, जैसे अभी आपने जॉन एलिया साहब का कहा, वो पता चल जाता है किसका ये जॉन का है। इकबाल की शायरी में पता चल जाता है ये इकबाल का ही मिजाज है। क्यों कि ये सारे लोग ज़िंदगी के एक दायरे में मुक़य्यद थे। मेरी ज़िंदगी के बहुत रंग हैं, कहीं मैं कुछ हूँ, कहीं कुछ हूँ, कहीं कुछ। तो जो रंग आपको मिला, आपने जिस रंग में मैं जिस वक्त हुआ वो आपने अपनी तहरीर में ढाल दिया आपने। तो ये मेरे सारे, अब जो ये जो नई किताब आई है मेरी, जी जी, गज़ल से लब हैं तेरे जी, तो इसमें पहली दफ़ा मैंने
म्यूज़िक के डिक्शन को इस्तेमाल किया है अच्छा। कि सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है, आहा। सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है, नहीं उस जैसा कोई भी, वो अपने आप जैसी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये किताब आपकी मंज़िल आम पे आ हाँ चुकी है? जी जी ठीक है। ये किसी के लिए मैंने लिखी तो वो, तो उसमें सारा डिक्शन जो है ना, तान पलटा, सुर, लय, आड़ क्वाड़, सरगम, सारे गामा, ये यानी उसमें सारा डिक्शन जो है मौजूद है। हाँ वो उसमें। वफा साहब, आप मौसीकार भी रह चुके हाँ, हैं। जी, जी, और जैसे कि अभी प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें पता चला कि आपने बड़े गीत भी लिखे और जो कि बड़े सराहे भी गए और बड़े पसंदीदगी की निगाह से भी देखे गए। तो मुझे बताएं कि किन लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिला, और जाहिर सी बात है इंसान की सोहबत बड़ी मायने रखती है, तो कुछ याद पड़ता है कि बेहतरीन वक्त कौन सा था? नहीं याद तो मेरे लिए, मेरा तो सरमाया है वो, मैं तो उसे भूल नहीं सकता। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने इब्तिदा की है म्यूजिशियन के तौर पर म्यूज़िक में, तो उस वक्त मुझे सफ़े अव्वल के लोग मिले। प्रोड्यूसरों में इकबाल शहजाद साहब जो साउंड रिकॉर्डिस्ट भी थे जी, और पाकिस्तान के बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, फिर फिल्म साज हुए, तो उनकी फिल्म बंजारन, सही, तो उनमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे दीपू भट्टाचार्य साहब बंगाल के, उनके साथ काम किया, फिर काफ़ी फिल्में बनाई। फिर रोबिन घोष साहब के साथ एक फ़िल्म बनाई, जहाँ तुम वहाँ हम। अच्छा, फिर जहाँ तुम वहाँ हम के बाद ये जलते अरमा बुझते दीप, सही, ये एक बड़ी फिल्म, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है ज़िंदगी, सही, तो ये मेरा ही बजाया हुआ है। अच्छा, ये गीत जो है, और बहुत से ऐसे गीत थे इस समंदर फिल्म के। तो जो आपके गीत है वो किन बड़ी आवाज़ों के? वो लिखना जो है ना, ये उस दौर में नहीं था। अच्छा, उस दौर में खराबी की बुनियाद रखी गई। सही, कि जब दीबू साहब के साथ हम बैठ के गाना तैयार करते थे ना, तो कभी कभी यूँ होता था कि वो जब धुन बनाते थे तो मुझसे कहते थे यार कोई बोल दो, ताकि वो उसे कैद कर लें उस धुन को। मैं दे देता था, तो एक आध मर्तबा यूँ हुआ कि फिल्म साजों ने कहा यार यही लाइन रख लो। अच्छा, वो बस वो उसी मेरे लिए मुसीबत बन गई, मेरी मुसीबत बन गई। मैंने कहा तुम तो हो गए शायर यार। पहली रिकॉर्डिंग मेरी हुई है जी, तो वो भी फिल्म से पहले, ये 64 में सही, एक ऐसे ही फिल्म शुरू हुई मॉडर्न स्टूडियो में। तो उस ज़माने में लोग फिल्म शुरू कर लेते थे इस उम्मीद पे कि यार कोई मिल जाएगा तो फिल्म मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह मालिक है। तो 70-80 हज़ार रुपये में फिल्म बन जाती थी। 1 लाख रुपये में तो बहुत बड़ी फिल्म बनती थी। 1 लाख रुपये में बड़ी फिल्म बनती थी। समंदर फिल्म में शबनम को ढाके से लाके वहीद मुराद साहब ने 10,000 रुपया दी पेमेंट। अच्छा, वो ज़माने में एक बड़ा अमाउंट हुआ। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट। वहीद साहब 15 लेते थे, टॉप हीरो थे पाकिस्तान में, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं था। चॉकलेटी हीरो कहा जाता है और आज तक याद किया जाता है उन्हें। तो बहरहाल वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी मेरे वहाँ ईस्टर्न स्टूडियो में। लेकिन रेगुलर जो रेडियो से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 1967-68 में। तो यहाँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह 70 के हालात में बड़े नगमे लिखे मैंने। ये जो हमारा जंगी माहौल था ना, जी बिल्कुल, उसमें भी बड़े गीत लिखे। तो जंग से पहले जो प्रोपेगेंडा चल रहा था जी, उसके ऊपर आपने कलम उठाया। हाँ, तो वो ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में, होम सर्विस में, तो हशमत जाफरी साहब प्रोड्यूसर होते थे। तो वो एक दिन की रिकॉर्डिंग होती थी, सुबह रिकॉर्ड करते थे, 4 बजे वो बज जाता था फौजी भाइयों के प्रोग्राम में, फिर उसे वाश कर देते थे, फिर नई रिकॉर्डिंग उसी स्पॉल पे। वफा साहब, ये जो अभी आपने फौजी भाइयों के लिए कहा प्रोग्राम चलता था और उस ज़माना और उसी के हिसाब से कलम उठाना, जी जी, तो रेडियो पाकिस्तान में हम एक ज़माने में देखते थे, क्या रेडियो क्या टेलीविज़न पे भी बड़े मालूमाती और बड़े तहरीकी प्रोग्राम्स चला करते थे, और एक मालूमात
का एक मंबा जो है वो फराहम किया जाता था लोगों को। तो वो जो रेडियो और टीवी का ज़माना था और ये आज हम तरह तरह की रिसोर्सेज के अंदर बैठे हुए, आपको फ़र्क कितना नज़र आता है? फ़र्क ये नज़र आता है कि वो रेडियो टीवी नहीं बदला, बल्कि पॉलिसी बदल गई। अच्छा, सरकारी जो पॉलिसी थी ना वो बदल गई है। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट पसपा हो गई, उन्होंने ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया कि हम ये प्राइवेट चैनल से मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने फ्री दे दिया, इनको टाइट कर दिया, इनके बजट कम कर दिए, प्रोग्राम कम कर दिए। बाबा साहब, उस ज़माने में जो लेजेंड्स हुआ करते थे, होस्ट भी मैं अगर देखूं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, और खुशबख्श शुजात साहिबा प्रोग्राम्स करती थी, तो वो एक आप समझें कि बाकायदा तौर पे स्टैंडर्ड होता था प्रोग्राम्स को करने का, बड़े लोग और बहुत सारी चीज़ें, आपको छोटी जैसे प्रोग्राम था उसमें सिखाने के अमल से गुजरते थे, तो वो तमाम चीज़ें अब मफकूद होती जा रही हैं तकरीबन। उस वक्त चैनल एक ही था ना हमारे पास जी, चॉइस नहीं थी। सही। अच्छा वफा साहब, आपने कॉलम्स भी लिखे हैं अखबार में, अखबारात में? कोई तो मैं मुस्तकिल लिखे मैंने। अच्छा। या तो ये अखबार वाले मौका ही नहीं देते, या कुछ अरसे लिखा, मुकदमा एक अखबार निकलता था उस वक्त नया नया, अच्छा, तो उसके लिए लिखा, कुछ जरूरत के लिए लिखे, तो सियासत पे लिखता रहा। तो सियासत पे लिखा है आपने? मेरा पसंदीदा मौजू जो है वो। तो आपने कोई इसके अंदर रहते हुए कोई सियासी पढ़ाई भी की है? बाकायदा तौर पे लोग बाकायदा तौर पे इसमें पढ़ाई करते हैं और फिर इसके अंदर आते हैं, या फिर आपको लोग ऐसे मिले या माहौल आपने इस तरीके से अखज़ किया कि आपका खुद से दिलचस्पी पैदा हो गई? सियासत जो है वो पढ़ाई से नहीं आता है, सियासत अमली काम है, ये अमल से आता है, ये इसमें जब आदमी इन्वॉल्व होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत क्यों नाकाम है, पाकिस्तान में जमहूरियत जो नाकाम है, सियासत नाकाम है, वो इसलिए नाकाम है कि हमने बुनियादी इदारों पे पाबंदी लगाई हुई है। जो नर्सरीज है ना, जहाँ से सियासी वर्कर, सियासी लीडर पैदा होता है, मसलन लेबर यूनियन, मसलन स्टूडेंट यूनियन, मसलन बल्दियाती निज़ाम, सही, तो ये तीनों निज़ाम वो निज़ाम है कि जहाँ से लीडरशिप मिलती है, सही, दुनिया भर में, सही, क्योंकि ये भी वही छोटे पैमाने पर एक हुकूमती निज़ाम है। उसी तरह इलेक्शन होना, उसी तरह इजलास होना, उसी तरह स्पीकर है, उसी तरह डिप्टी स्पीकर है, उसी तरह करारदादें पास हो रही है, पैसा मिल रहा है, बजट मिल रहा है, काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए हमारे दानिश्वरों ने सबसे पहला कदम उठाया ये कि इन तीनों को ख़त्म किया जाए। फाज़, हम बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, वक्फे का वक्त है, तो नाज़रीन आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। अच्छा वफ़ा साहब, आप एक शायर हैं, आपका जो हवाला है वो शायर की हैसियत से है, तो आप गज़ल गो शायर हैं, गज़लें आपने ज़्यादा कही हैं या फिर नज़मी अंदाज़ भी आपने अपनाया है? बुनियादी तौर पर तो गज़ल, लेकिन मैंने नज़में भी बहुत कही हैं, क़तात भी कहे हैं, और एक मतरूक शुदा समझ लें सिन्फ है, मुखम्मस, अच्छा, खमसा जिसे कहते हैं, जी, तो वो भी कहे हैं मैंने। अच्छा। मुख्तलिफ शायरों के कलाम पे, वो मैं लाया नहीं तो मैं आपको सुनाते हैं मुझे। हाँ, फैज़ साहब पे, मिर्ज़ा गालिब के गज़लों पे, फराज साहब के गज़लों पे, यानी वो दूसरे बड़े शायरों के मशहूर गज़लों पे भी लिखे गए हैं, पुराने लोगों ने भी लिखे हैं, मैंने भी लिखे हैं। तो एक मजमुआ आ रहा है मेरा जिसमें ये खमसे ही होंगे, तो खमसे भी लिखे हैं मैंने, तवील नज़में भी कही हैं, यानी बस वो जिधर जनून लग गया। क्योंकि देखिए एक लिखारी है, शायर कहते हैं, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, या तो वो होता है या होता ही नहीं है, ठीक है? तो वो आमद के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आमद जिस तरह से हो वो वही, चाहे वो गज़ल में भी बन जाती है और वो नज़म भी बन जाती है, नसरी नज़म भी बन जाती है। अच्छा, क्लासिकल दौर में आप सबसे ज़्यादा किस शायर को पढ़ते हैं, किससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? ये भी बड़े लोग हुए हैं,
एक तो ये कि माजी में तो गालिब है, मीर तकी मीर है, ये जितना भी हमारा क्लासिक है बिल्कुल उनको पढ़ा, थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़ सके। और जदीद में ये जो तरक्की पसंद फैज साहब, हाँ फैज़ साहब भी और भी, अहमद नदीम कासमी साहब, जी कासमी साहब हैं, फराज हैं, साहिर हैं, अख्तर अली मां हैं, जानिसार अख्तर हैं, मखदूम महिउद्दीन है, ये एक पूरी लाइन है। ये जो 30 के बाद जो आया है ना, 30 से लेके 60 तक 30 साल का अरसा जो है ना, ये उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ा नस्र में भी और शेर में भी ये एक बड़ा सुनहरा दौर है, जिसमें गज़लें भी बहुत अच्छी। अच्छा, यही दौर जो है वो रिवायती शायरी के भी उरूज का है। बिल्कुल, कि सीमा अकबर आबादी, जिगर साहब, असगर गोंडवी, यासिया गाना चंगेज़ी, एक लाइन लगी हुई है रिवायती शायरों की भी, और वो भी इतना अच्छा कह रहे हैं कि वो एक से एक नाम, कि वो पूरा इन तरक्की पसंदों का मुकाबला कर रहे हैं। तो तरक्की पसंदों में और उनमें इख्तिलाफ क्या था कि वो कहते थे भाई कोई आमद हो तो लिखो, ये कहते थे एक मंशूर के तहत लिखो, एक प्रोग्राम के तहत, एक फ़िक्र के तहत। तो मुखालिफत तो होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन हुआ ये कि वो चूँकि दोनों एक ही सामीन के शायर थे, सामे एक था, वही उसी मुशायरे में दोनों को पढ़ना था, तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो मदगम होते गए और फिर वो रिवायती और तरक्की पसंद का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, सारे शायर ही जदीद लहजे के हो गए। अच्छा, रिवायती शायरी आप अगर आपने 30 से 60 तक की दहाई की बात की वफ़ा साहब, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी गज़लियात हैं और नज़ूमात हैं वो रिवायती शायरी से हटती जा रही हैं। हाँ जी, बेशक। तो इस वक्त की जो शायरी है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए कि शायरी में बड़ा काम जो है वो एक अरसे के बाद सामने आता है। पहले काम सामने आता है, फिर लोग उसमें छांटी करते हैं, उसमें से मुंतखब करते हैं, फिर तो एक टाइम चाहिए। अभी हमारे यहाँ फैज़ साहब गए हैं, तो फैज़ साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना मकाम बनाया इकबाल के बाद। बिल्कुल सही। इकबाल के बाद अगर आप किसी बड़े नाम के तौर पे अगर आप, बहुत शायर थे, ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल, लेकिन जो उनको मकाम मिला, जो किसी को नहीं मिला। तो अब उनके बाद भी बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कई करके जा चुके हैं। तो अब आने वाला वक्त फैसला करेगा। यानी अदब जब तारीख बन जाता है तो वो फैसला करता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये आज हम अगर चाहें ढूंढें कि आज का बड़ा शायर कौन है, तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे। हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथी हैं जिन्हें हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो अब उनमें से हम अपने दोस्तों का इंतखाब करेंगे या अपनी पसंदीदा लोगों का इंतखाब करेंगे। बिल्कुल, आने वाला वक्त ये जगह खाली नहीं रहेगी। ये नहीं कि गालिब के बाद ख़त्म हो गया, नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लिखने वाले तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, बस ये एक बात है वफ़ा साहब कि सदियों में कोई एक इकबाल पैदा होता है, ये है, सदियों में कोई एक फैज़ पैदा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, जॉन साहब जब तक हयात रहे उस वक्त उनकी शायरी को शायद इतनी पजीराई नहीं मिली जितना उनके जाने के बाद उनकी शायरी को जिंदा रखा गया। अच्छा वफ़ा साहब, आप सदर भी हैं दबिस्तान सुखन के, कुछ इस बारे में बताइए कि ये क्या उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहा है? वो तो एक तंजीम है, वो बनाई थी और फिर वो आपस के चपकलश की वजह से ख़त्म भी कर दिया, हो गई है। ये तंजीमें जो है ये काम तो कर रही हैं। देखिए ना, एक तो सबसे बड़ी ये कि एक स्टेज फराहम करते हैं लोगों के लिए, कि उन्हें एक जगह मुहैया करते हैं, एक माहौल बना के देते हैं, लोग सामीन जमा करते हैं उनके लिए, तो भाग दौड़ करते हैं, ये करते हैं, वहीं से अदब फरोग पाता है। तो अब वो जब एक दूसरे को सुनते हैं तो एक दूसरे से मुतासिर भी होते हैं, मुतासिर करते भी हैं, वहीं से उन्हें तहरीक भी होती है, वहीं से वो रंग भी लेते हैं
वहीं से उन्हें पता लगता है कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, आज के समाज की क्या ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा दाद मिल रही। बिल्कुल। तो ये अदबी तंजीमें काम तो कर रही हैं। अच्छा, तनकीद निगारी से भी आपका कभी कोई बाज़ाब्ता तौर पे ताल्लुक़ रहा है? हाँ, अभी मैंने ये आर्ट काउंसिल के लिए लिखा था मजमून तनकीद निगारी पे। तनकीद निगारी की कितनी अहमियत है? अगर वो तनकीद बराए इस्लाह हो तो चलें उस हद तक। वफा साहब, तनकीद बराए तनकीद मेरे ख्याल में मनफी नताइज मुरतब करती है। नहीं, जब हम बात तनकीद की करते हैं ना, तो हम जो तनकीद का जो मकसद है ना, हम उसी को मद्देनज़र रख के बात करते हैं तनकीद। हम उस मनफी को मद्देनज़र नहीं होते हमारे, क्योंकि उसे हम तनकीद तस्लीम ही नहीं करते। तनकीद वो है कि जो किताब पे या जो चीज़ है तो उस पे अगर गुफ्तगू की जाए, उसके ऐब व हुनर आया किए जाए, उन्हें एक पैमाना, तनकीद का जो पैमाना है उस पे परखना। तो इसके कई पैमाने हैं तनकीद के। तनकीद तो होती इसीलिए कि उसमें इस्लाह की गुंजाइश हो, मज़ीद बेहतरी आ सके। अब मसलन एक तनकीद है, वो फौरी रद्द अमल की है। आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो फ़ौरन आपका रिएक्शन क्या हुआ, अब उसमें गौर व फिक्र नहीं है, तो आपने वैसे ही इज़हार कर दिया। एक है पढ़ने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद, उसे नाप तोलने के बाद फिर सही। एक तनकीद है कि जिसमें वो एक नुक्ता नज़र है तनकीद का, कि वो कहते हैं कि वो जो अदब है, जो कुछ आपने लिखा है वही सब कुछ है, अदीब या शायर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा। वो उसकी ज़िंदगी, उसका बैकग्राउंड, उसे नहीं लेते। सही। नहीं, हम नहीं जानते उसे। ये तनकीद क्या है, ये जो अदब पारा जो इन्होंने लिखा है ये क्या है, बस इसमें किन लफ्ज़ों के ज़रिए इन्होंने गुफ्तगू की है, क्या पैगाम दिया, क्या, इसका उस शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना। जबकि एक दूसरा मकतब फ़िक्र है, वो कहते हैं कि तख्लीक को खालिक के नुक्ता नज़र से देखा जाए। क्या बात है, और होना भी यही चाहिए। नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये सब दलाइल रखते हैं अपने अपने। अच्छा। हाँ, हर एक के पास इख्तिलाफ करते हैं आप। हाँ, नहीं, मैं इख्तिलाफ नहीं करता, मैं बल्कि सबके अख्तियार को, हकूक़ को तस्लीम कर रहा हूँ। जबकि वफा साहब, ये तो जुमला बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जो तख्लीक है वो खालिक, क्योंकि जो आपकी शख्सियत है वो लाजमी सी बात है, आप जो लफ्ज़ लिख रहे हैं, अल्फाज लिख रहे हैं, तहारीर लिख रहे हैं, वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। हाँ जी जी। तो जो तहारीर हैं वो तो जाहिर सी बात है अपने खालिक से जाके मिलेंगे। इसमें यह है कि ये जैसे आपने कहा ना, तो ये मकतबा फ़िक्र है तनकीद का फ्राइड का। अच्छा। एक माहिर नफ्सियात हुए हैं बहुत बड़े, सिगमंड फ्राइड, तो उन्होंने मोनालिसा पे तनकीद की। अच्छा। माइकलो एंजेलो जो हुए हैं, उनकी तख्लीक है, तो बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े हिसाबदां थे, बहुत बड़े शायर थे, नक्काश थे, संगतराश थे, बड़ी खूबियत थी उनकी। तो उनका ये एक बड़ा शाहकार है, तो इस पे उन्होंने तनकीद की, फ्राइड ने एक किताब लिखी और ये साबित किया कि खालिक कहाँ कहाँ झलकता है खलक में, तख्लीक में खालिक का कितना किरदार है। सही। अच्छा, इन्हीं का एक शागिर्द था, तो उसने भी किताब लिखी, उसका नाम था जोंग। जोंग 3 नुक्ते से वाला, तो जोंग लिखते हैं उसे, फ्रेंच नाम। तो वो सिगमंड फ्राइड का शागिर्द भी था और हमअसर भी था, और ख़ुद भी बड़ा माहिर नफ्सियात था। सही। ख़ुद भी बड़ा तो इनसे इख्तिलाफ भी किया उसने, फ्राइड से, ये इस मौजू पे, नफ्सियात के मौजू पे। तो यहाँ उन्होंने फिर किताब लिखी और नुस्खे की एक किताब, नुस्खे की एक नज़्म है, उस पे उन्होंने वो
जायजा पेश किया। हाँ, तो उसमें कहा कि इसमें खालिक की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो तख्लीक है हम इस पे बात करेंगे कि ये तख्लीक से क्या यहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अमूमी तौर पे तो हमारी महफिल में यही होता है कि हम तख्लीक को साइड पे कर देते हैं। हाँ, और जो हम खूबियाँ बयान करना शुरू करते हैं कि वो बाज़ दफ़ा वो शायर या वो मुसन्निफ खुद भी हैरान होता है कि इतनी खुसूसियात क्या मुझ में ही पाई जाती हैं। मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे भी नहीं मालूम था। बिल्कुल। अच्छा वफ़ा साहब, उर्दू अदब में बड़े काम हो रहे हैं जी, किताबें आ रही हैं, बहुत एक से एक लिखने वाला मौजूद है। उर्दू शायरी का दिन भी मनाया जाता है बाकायदा तौर पे, अदबी तकारीब भी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अदब ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, कह सकती हैं आप, आज जो कोई फ़ज़ा है, लेकिन असल में अदब ख़त्म नहीं हो रहा है। वो मखसूस हो गया है, सिर्फ एक लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो हमें आज फजूलियात नज़र आ रही है ना अदब में, ये हर ज़माने में रही है। ये तो बात है। वो चाहे गालिब का ज़माना हो, है, चाहे हज़रत अमीर खुसरो का हो। जो फजूलियात लोग थे ना, जो कहने वाले, तुकबंदियों वाले, तो उस ज़माने में भी थे, वो आज भी हैं। और उन्हीं से इम्तियाज़ पैदा होता है अच्छाई का और बुराई का। क्या बात है, क्या मीज़ान तवाज़न जो है ना, कि आप किसी को बेहतर करार देंगे तो कोई सामने मुकाबिल भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए हमें बददिल नहीं होना चाहिए आज जो कुछ हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज ये रूमानियत ख़त्म हो गई है। जो शायरी की असल जो रूह थी वो ख़त्म होती जा रही है, निकलती जा रही है। यानी वो जो गज़ल होती थी ना, वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं, वाह, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास है। क्या बात है। अब वो जो सोज उसके अंदर महसूस की जाने वाली चीज़ थी, वो खूबसूरती मेरे ख्याल में कहीं मफकूद होती जा रही है, वो मज़ा ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए देख लें आप कि 80 के बाद कोई बड़ी गज़ल सामने नहीं आई है, कोई बहुत खुल के आई हो, जैसे पहले आती थी फैज़ साहब की या नासिर काज़मी की, उनकी सैफुद्दीन सैफ साहब की। तो सारा काम तो एक जैसा उनका भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गज़ल दिए तो उसमें रिवायत और जिद्दत को शामिल करके उन्होंने, आज जो है ना, आज सिर्फ जिद्दत रह गई है। आज जिद्दत रह गई है, बिल्कुल। इसी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक वक्फे का वक्त है। तो नाज़रीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं आपके पास और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता किया था। तो गुलाम अली वफ़ा साहब, हम जिद्दत पसंदी के हवाले से बात कर रहे थे। आप अपनी गज़लियात में क्या जिद्दत पसंदी को अपनाना पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ। तो कुछ आपका कलाम हो जाए। हाँ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और मैं आपसे कुछ ना सुन सकूं? तो इरशाद। ये शगुफा दिल का खिला ही न था, ये फराज साहब ने कहा है। फराज साहब ने कहा, उनका अपना तजर्बा था, मेरा अपना तजर्बा है। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो उन्हें तो ये गिला था। मेरे साथ सिचुएशन मुख्तलिफ हुई, तो मैंने कहा कि शगुफा दिल का खिला ही न था, वो खिल तो गया। वाह। शगुफा दिल का खिला ही न था, वो खिल तो गया, तू देर से ही सही, शुक्र है कि मिल तो गया। वाह 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 वाह। तू देर से सही, शुक्र है कि मिल तो गया। शगुफा दिल का खिला ही न था, वो खिल तो गया, तू देर से ही सही, शुक्र है कि मिल तो गया। तो एक दो और बंद। जी बिल्कुल, इरशाद। कि ज़िंदगी से नहीं गिला है मुझे, हाँ, ज़िंदगी से नहीं गिला अब कुछ, तू मिला है तो मिल गया सब कुछ। वाह 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 वाह। मुकर्रर हो जाए ज़रा दोबारा।
जिंदगी से नहीं गिला अब कुछ, तू मिला है तो मिल गया सब कुछ। मैं करूं एतबार अब किसका, मैं करूं एतबार अब किसका, आंख कहती है कुछ, कहे लब कुछ। वाह 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 वाह। जिंदगी से नहीं गिला अब कुछ, तू मिला है तो मिल गया सब कुछ। और एक दो आपको मुकम्मल गज़ल सुनो जी बिल्कुल, इरशाद। हाँ, कि मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है, मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है, परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती है। मोहब्बत है मोहब्बत, इसमें नादानी तो होती है, परेशानी से क्या डरना, परेशानी तो होती है। और ये दुनिया चाहे रस्मों की बनाए लाख जंजीरें, ये दुनिया चाहे रस्मों की बनाए लाख जंजीरें, जिसे कहते हैं उल्फत, उसमें मनमानी तो होती वाह है। वाह वाह वाह। और जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, मगर दिल के किसी गोशे में वीरानी तो होती है। क्या कहने, क्या बात है। ये दुनिया जुदाई में कोई महफिल सजाए जिस कदर चाहे, मगर दिल के किसी गोशे में वीरानी तो होती है, मोहब्बत में नादानी तो होती है। क्या बात है। गुलाम अली वफा साहब, हम आपसे और भी शायरी सुनेंगे बिल्कुल प्रोग्राम में। और मुझे ये बताइएगा कि अभी तो इस वक्त मुशायरे कोरोना की वजह से ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, तो जूम का ज़माना है, कुछ समझ आता है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना? हाँ, ये देखिए ना कि अब नई ज़रूरतों से इनकार नहीं कर सकते। अब आज जो पूरा आलम है ना, ये कोरोना के दौर में दाखिल हो चुका है। अब कोरोना के हिसाब से तिजारत होगी, मईशत होगी, कारोबार होगा, नौकरियां होंगी, ताल्लुकात होंगे, तो तहजीब व सकाफ़त भी उससे लाजमी मुतासिर होगी। तो अब ये देख लें कि अब ये आलमी मुशायरा हर एक के पढ़ने की बस की बात नहीं थी, बिल्कुल, इस हवाले से। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हल्का महदूद हो गया। वो जो आलमी मुशायरे में 1000, 2000, 5, 10,000 लोग आ जाते थे। हाँ, तो अब वो जिससे रब्ता हुआ है आपका 5-10 आदमियों से, वही आपको सुन रहे हैं, या कोई और एक कोई होगा शौकीन। तो लोगों से जो रब्ता जो था ना, वो कम हो गया है। तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है यकीनी तौर पे, लेकिन फिर भी बनफ्से नफीस बैठने का जो तासुर है, जो बात है, वो तो दुनिया चाहे जब से शुरू हुई है, और अब टेक्नोलॉजी कितनी ही इम्प्रूव कर जाए, वो ख़त्म नहीं हो सकता उसका मज़ा। अब मुझे ये बताइएगा कि उर्दू ज़बान से मुझे आपकी काफ़ी मोहब्बत अभी गुफ्तगू के दरमियान में नज़र आई है, लेकिन आपकी जो मादरी ज़बान है वो राजस्थानी ज़बान है। पंजाबी अदब में भी आपने बहुत से शेर कहे, ये इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। हाँ, ये नया मजमूआ है मेरा, तो इसमें 60 पंजाबी की चीज़ें हैं, गीत गज़ल हैं। अच्छा, 60। और जो राजस्थानी अदब है आपने वो तकरीबन कितनी गज़लियात या नज़ुमात के ऊपर? मजमूआ मेरा तैयार है, केसरिया बालम। अच्छा, केसरिया बालम, जिसमें मैंने अपना भी दिया है और अपने दादा का कलाम भी दिया है। अब तक तकरीबन कितनी किताबें आपकी मंज़िल आम पे आ चुकी हैं? मेरी हो गई कोई 8 किताबें हैं। 8 किताबें हैं, और ये सारे शेरी मजमूए हैं। एक उनमें नसर की है। नसर किस हवाले से लिखी आपने? ये शिजरा है। किसका शिजरा? हमारी कम्युनिटी का, एक बनी असद कबीला है हमारा जी, जिसके हम लोग हैं। तो ऐसा शिजरा नहीं लिखा गया। अच्छा, ये इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ मैं, और ख़ासकर चैनल पे बैठ के बिल्कुल तो एक तो अजीब सा ही लगेगा, लेकिन वो यूँ इसलिए दावा कर रहा हूँ मैं कि शिजरे जितने भी आए हैं ना, अरबी से या अंग्रेज़ी से या हिंदी संस्कृत, तो इनमें शिजरा सिर्फ ये समझते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, यही मतलब लिया जाता है शिजरे का ना। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मैंने अपनी कम्युनिटी की ज़रूरत के तहत लिखा।
तो हमारी ज़रूरत कुछ और थी, इससे पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने पहले तो वो जिसका शिजरा है ना, उसके बुज़ुर्गों के नाम लिखे। अच्छा। ये किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका पड़पोता है, वो जितने भी 5-7 नाम, 2-4 नाम मिले हो। अब हद रख ली पाकिस्तान कि जब हम पाकिस्तान में कौन आदमी आया था, तो उससे वो शिजरा चला है। सही। उसके कितने बेटे थे, तो उन सब के नाम। ठीक। अच्छा, वो किस शख्स के यहाँ उनकी शादी हुई थी? ये तो एक बड़ा मेहनत तलब और हाँ, लंबा जो है वो यानी काम उसके है। ससुर का नाम। जी अच्छा, उस ससुर का गांव, जी। ससुर का कबीला। सही। तो पहला बेटा इन लोगों में भी आया, दूसरा इनमें। अच्छा, इसी तरह बेटी कहाँ भी आई। सही। पूरी तो वो तरह। सारा शजरे की जो है वो तारीख बयान की है आपने उसके अंदर। तो उसमें ये बता दिया कि इस खानदान की कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, और उनकी कहाँ शादियाँ हुई हैं। सही। तो नसरी आपकी ये किताब, हाँ, नसर के हवाले से एक तो किताब ये आई 10 है। साल में मुकम्मल हुई। 10 साल लगे हैं आपको हाँ, इसको मुकम्मल करने के लिए। सही। बड़ा तहकीक की, बहुत लोगों से मिला मैं, इंडिया के लोगों से भी कुवैत में मुलाकात हुई, इस सिलसिले में बात हुई। सही। ख़त व किताबत के ज़रिए भी। गुलाम अली वफ़ा साहब, ये अभी जो नौजवान नस्ल जो मश्क करती है शायरी लिखने की, और बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि रातों रात मशहूर हो जाएं। अच्छा, अलमिया की बात तो ये है कि रदीफ़ का भी नहीं पता होता, काफ़िए की भी पहचान नहीं होती, मतला भी नहीं पता होता, मक्ता भी नहीं पता होता, मिसरा औला भी नहीं पता होता, कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी लिख रहे होते हैं। तो ये जो उर्दू से इतनी दूरी है, इसकी क्या वजह है? ये दरअसल उर्दू से दूरी नहीं है, ये फ़न से दूरी है। सिंधी भी यूँ ही कर रहे हैं जो नई नस्ल के हैं, पंजाबी भी यूँ ही कर रहे हैं, पख्तून भी, बंगाली भी, जो नई नस्ल के लोग हैं। क्योंकि ये जब से अंग्रेज़ी से रब्ता हुआ ना, तो उर्दू से आहिस्ता आहिस्ता ना वो काफ़िया, रदीफ़ और ये नसरी नज़म जो आई, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म, तो इसके हवाले से एक तो वो जो मुतशायर थे, जो शायर नहीं थे लेकिन वो शायर बन के दाद लेना चाह रहे थे, तो उन्हें एक राह मिल गई, फिर वो गज़ल पे भी हाथ मारने लगे। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहरहाल इस शोबे से ज़्यादा लोग मुंसलिक हो गए। सही। सही। एक हजूम हो गया लोगों का, बिल्कुल। तो उन्हीं में से कुछ अच्छे लोग भी निकल आएंगे, क्योंकि आदमी को हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वफ़ा साहब, प्रोग्राम का वक्त बस ख़त्म हो रहा है, तो हम जाते जाते आपकी एक कोई और गज़ल सुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल नाजरीन की हमारी समातों की नज़र हो जाए। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बहुत अच्छा रहा, तो कोई जाते जाते हाँ बिल्कुल बिल्कुल उम्दा सी गज़ल हो जाए आप। हाँ, इसमें से आपको ये नए लहजे की इरशाद। हाँ, जो मैंने बताया ना कि मेरा जिद्दत पसंदी के साथ जो आपने लिखा। हाँ, इसे कह लें जिद्दती के। ओहो, एक दो मतलब तो हमद का सुनाता हूँ। बिल्कुल इरशाद। कि वफ़ा हर शय में लय है। वफ़ा हर शय में लय है। टेम्पो। जी बिल्कुल। वफ़ा हर शय में लय है, और हर एक लय का वही सम है। क्या बात है। जो इस कोनो मकां के राग का जज्बा है, सरगम है, वफ़ा हर शय में लय है। क्या बात है, क्या बात है। कि सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है। सुरीली सी वो एक लड़की मधुर आलाप जैसी है, नहीं उस जैसा कोई भी, वो अपने आप जैसी। क्या बात है उसके रूप में दीपक सुरों के आग की हिद्दत। क्या है उसके रूप में दीपक सुरों के आग की हिद्दत, मगर बातों में वो मल्हार के आलाप जैसी वाह है। वाह वाह। कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी वाह है। वाह वाह वाह।
क्या तशबीह इस्तेमाल किया आपने? कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी है उसकी चाल में लहके हंसी तर जाविये शामिल, है उसकी चाल में लहके हंसी तर जाविये शामिल, वो सुरबीना की है झनकार ढोलक थाप जैसी है। वाह वाह वाह। सुरीली सी वो लड़की, मधुर आलाप जैसी। और एक दो मतले और सुना दूँ आपको चलते चलते कि गज़ल से लब है तेरे, गीत जैसी आंखें हैं। वाह। गज़ल से लब है तेरे, गीत जैसी आंखें, गुले गुलाब ये आरिज़ हैं, मैसी आंखें हैं। क्या बात है। और अगरचे चारों तरफ ऐसी ऐसी आंखें हैं, मगर कहीं भी नहीं तेरे जैसी आंखें। क्या बात है, क्या बात है। तो वफ़ा साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे गुफ्तगू का भी बहुत अच्छा सिलसिला रहा, आपकी शायरी भी बेहद उम्दा रही और यकीनी तौर पे हमारे नाजरीन को आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू पसंद आई होगी। तो आपका बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा से हम नए मेहमानों के सामने आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान निसा अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।